हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पेपर जो एक के बाद एक लगे हुए हैं। किसी का DSSB का, KBS का है और CTET का है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे मैं आपके लिए जो है आपके जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं उनको करा रही हूँ। तो यहाँ पर हमने जो CDP बाल विकास सीरीज़ में हम इससे पहले 6 नंबर की थ्योरी कर चुके थे। अब आज हम जो करने वाले हैं वो 7th नंबर की थ्योरी है और ये हमारी है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, कंडीशनिंग थ्योरी है और ये किसकी है, इवाम पेवलॉक की है। ठीक है, और जैसे कि आप देख रहे हैं इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया है, कुत्ते पे किया है। ठीक है, चलिए इसको ही हम अच्छे से जो है डिटेल में जानेंगे कि इनका प्रयोग क्या था और क्या क्या महत्वपूर्ण इन्होंने इसमें बातें बताई थी। सही है? अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारी क्लास में टाइम से आ सके और सारे अपने जो भी आपके डाउट आ रहे हैं थ्योरी से रिलेटिव कि कौन सा प्रयोग किसने किया है, कौन सा प्रयोग किसने किया है और किस किस नामों से हम इनके सिद्धांतों को जानते हैं, तो वो सारे डाउट मैं यहाँ पर आपको क्लियर करा रही हूँ और अच्छे से जो है समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हम किस तरीके से आज हम करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये यहाँ पर है पेवलॉव है और इनका जो है इन्हीं के नाम से सिद्धांत फेमस है, पेवलॉव का सिद्धांत, और इसको हम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, पेवलॉव एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और ये व्यवहारवादी विचारधारा से संबंधित थे। किनसी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पेवलॉव किस विचारधारा से संबंधित थे, तो ये व्यवहारवादी थे। ठीक है, व्यवहारवादी। जिन्होंने भी लर्निंग का सिद्धांत दिया है वो सारे आपके व्यवहारवादी ही मनोवैज्ञानिक हैं और इनके लिए 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो किसके लिए मिला है, इनकी इस एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं मिला है, इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला। काय के लिए मिला था, इनके लिए मिला था, इन्होंने डाइजेशन के लिए मिला था। किसके लिए, डाइजेशन। आप कहेंगे डाइजेशन कहाँ से आया, ये तो एक डॉक्टर का प्रोफेशन होता है। तो जी हाँ, ये भी एक क्या थे, डॉक्टर थे, लेकिन इस सिद्धांत के बाद ये एक मनोवैज्ञानिक कहलाए गए। ठीक है, तो ये रूसी डॉक्टर थे। ठीक है, क्या थे, डॉक्टर थे, तो ये डॉक्टर भी थे। सही है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इनके बारे में। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसको आप याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी पूछा जा सकता है कि पेवलॉव को नोबेल पुरस्कार जो है किसके लिए दिया गया था। तो यहाँ पर इन्होंने डायग्नोस के लिए दिया गया था, ना कि इनके सिद्धांत के लिए दिया गया था। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के लिए नहीं दिया गया, नहीं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के लिए नहीं दिया गया था। ठीक है, इसको आप याद रखें। और ये रूसी मनोवैज्ञानिक है, ये भी याद रखें, और व्यवहारवादी विचारधारा से संबंधित है। तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इनके सिद्धांत के बारे में एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखेंगे आगे चल के इनका सिद्धांत। तो जो इसको एक बार हम और देख लेते हैं, जिसको अभी हमने पढ़ा था कि इवाम पेवलॉव, इवाम पेवलॉव इनका पूरा नाम है। ठीक है, व्यवहारवादी विचारधारा से थे और ये प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पर जो है कार्य किया था। ये क्या थे, रूसी एक डॉक्टर थे। इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का निर्माण किया। वही चीज़ रिपीटेड चीज़ है, और इसी सिद्धांत, ये गलत दिया है यहाँ पर, इसी सिद्धांत के लिए नहीं, इन्हें डायग्नोस के लिए इन्हें नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। ठीक है, पेवलॉव का मानना था कि प्रत्येक प्राणी अनुकूलित अनुक्रिया की अवधारणा
से अधिगम करता है, जिसे वह आसानी से सीख लेता है। ठीक है, अब चलेंगे, अब ये देखेंगे कि इनके सिद्धांत को और हम किस किस नाम से जानते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत नाम है, लेकिन अगर पेपर में कुछ और आ गया तो वहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं अनुकूलित अनुवादन सिद्धांत कहते हैं, CR सिद्धांत भी कहते हैं। यहाँ पर C क्या होता है, C यहाँ पर होगा कंडीशनिंग, R क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा, क्या होगा, R रिस्पॉन्स होगा, C होगा कंडीशनिंग। ठीक है, तो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, ठीक है, या अनुक्रिया अनुबंधन। तो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, ठीक है, और इस सिद्धांत को हम परिमाणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसे हम कहते हैं संबंध प्रत्यावर्तन या सहज क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। ठीक है, सहज क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और इसका एक और नाम है कि अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। कैसा, अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत, और इसे हम SS थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक नाम आप और नोट कीजिए, SS थ्योरी। ठीक है, या SS लर्निंग। एस आपका क्या है, एस यहाँ पे है स्टिमुलस, क्या है, स्टिमुलस है एस। ठीक है, उद्दीपन है, एस क्या है, स्टिमुलस है। स्टिमुलस है, इसे हम उद्दीपक की भी कहते हैं। ठीक है, तो इनके नाम आप याद रखना, क्योंकि किसी भी नाम से आपको क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। ठीक है, चलिए हम अब तो उम्मीद है आप इनके सारे नाम को याद रखेंगे, और अगर कुछ भी आता है तो आप वहाँ पर इजीली पेपर में करके आएंगे। आगे चलते हैं, आगे और देखेंगे। इसके बाद अब हम कुछ और जानकारी लेंगे। यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने लिखा है कि अनुकूलन अनुक्रिया का अर्थ। ठीक है, अनुकूलन अनुक्रिया का अर्थ क्या होता है, अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रियाएं। ठीक है, अनकंडीशनिंग जो स्टिमुलस है उसके प्रति हमारा क्या है, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। ठीक है, कंडीशनिंग स्टिमुलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से इसका अर्थ होता है। सही है, इसके एग्जाम्पल में हम जानेंगे, जैसे गोलगप्पे की दुकान को देख के जो है मुंह में लार आ जाना या पानी आ जाना, तो सभी के मुंह में आ जाता है। तो किसी चीज़ को देख के हमारे मुंह में क्या आ जाना, लार का आना, क्या कहलाता है, अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया कहलाता है। ठीक है, पेवलोव का कहना है कि जब कोई व्यक्ति किसी उद्दीपक के संपर्क में होता है, उद्दीपक मतलब मान लीजिए यहाँ पर गोलगप्पे की दुकान हो गई, ठीक है, अर्थात उससे प्रेरित होता है, तो उसके शरीर के संबंधित अंग स्वाभाविक रूप से अनुकूलित अनुक्रियाएं करने लगते हैं। तो अनुकूलित अनुक्रियाएं यहाँ पर क्या हो गई, लार का आना, क्या, लार का आना। ठीक है, या पानी का आना, मुंह में पानी का आना। ठीक है, यही अनुक्रियाएं आगे चलकर अधिगम में परिवर्तित हो जाती हैं। किस में परिवर्तित हो जाती हैं, लर्निंग में परिवर्तित हो जाती हैं। अब हम जानेंगे इनके प्रयोग। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर एक बार आप ये भी देख लीजिए कि उद्दीपक क्या होता है। तो उद्दीपक क्या होगा, उद्दीपक वह होगा कोई भी ऐसी चीज जो प्रतिक्रिया को जगाए, जो आपकी प्रतिक्रिया को जगाए, वो क्या होगी, उद्दीपक होगी। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जो प्रतिक्रिया को जगाए।
जगाए। ठीक है, वो क्या होगा, उद्दीपक होगा। ठीक है, क्या होगा, उद्दीपक होगा आपका। सही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गोलगप्पे को देख के जो आपके मुंह में पानी आ रहा है वो क्या हो गया, आपकी प्रतिक्रिया हो गई, और गोलगप्पा क्या हो गया, ये हो गया उद्दीपक हो गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, प्रतिक्रियाओं को जगा रहा है। ठीक है, तो इसे इसीलिए हम इसे एस आर थ्योरी भी कहते हैं, एस आर थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, एस स्टिमुलस उद्दीपक से प्रतिक्रिया होना। ठीक है, उद्दीपक से प्रतिक्रिया का होना। आगे चलेंगे, आगे हम और देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ और इसको नोट डाउन करिए कि एस एस का मतलब क्या है। ये वाला एस का मतलब होता है फूड, क्या हो गया, फूड हो गया। और ये क्या हो गया, ये आपका दूसरा उद्दीपक हो गया। ठीक है, दूसरा उद्दीपक कुछ भी हो सकता है, या गोलगप्पे की खुशबू मान लीजिए, या कुछ और भी। ठीक है, या खाने की खुशबू, या यहाँ पर जो उन्होंने प्रयोग किया है वहाँ पर ये बैल। ठीक है, बैल दूसरा उद्दीपक है। तो एक पहला उद्दीपक हो गया और ये दूसरा उद्दीपक हो गया। क्या हो गया, उद्दीपक। एस का मतलब यहाँ पर उद्दीपक से है। ठीक है, और ये कैसा होगा, प्राकृतिक उद्दीपक होगा। मतलब कि किसी खाने को देख के आपके मुंह में पानी का आना या लार का आना स्वाभाविक एक चीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब हम इनका अच्छे से इसी के ऊपर जो इन्होंने थ्योरी दी है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, इन्होंने कुत्ते के ऊपर थ्योरी दी थी, और इस कुत्ते प्रयोग प्रयोग किसके ऊपर था, कुत्ते के ऊपर था। ठीक है, कुत्ता पे किया था। और ये इसका नाम क्या रखा था, इसका नाम रखा गया था ठीक है, बैरक और बैक, यहाँ पर इसका नाम रखा गया था। इन दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, कुत्ता था। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था यहाँ पर, तो जैसे कि हम इसको इस चित्र के अनुसार देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कुत्ता है, इन्होंने इस तरीके से कुत्ता लिया था और इसको पूरी तरीके से यहाँ से सब जगह से बांध दिया था, ताकि ये कोई भी प्रतिक्रिया ना कर सके, इधर उधर जो अपने हाथ पर ना चला सके। ठीक है, और यहाँ से इसके मुंह में एक जो है नली डाल दी गई थी। यहाँ से उसका जो है, जो इसकी लार थी, यहाँ से लार जो थी उसको क्या करा गया था, उसको यहाँ पर इकट्ठा किया गया था। इससे पता चले कि किस समय में कितनी लार जो है आई है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने ये प्रयोग किया था, और ये इनका कुत्ते पे प्रयोग था। और इसमें इन्होंने इसे जो है, जैसे कि ये कुत्ता था, इसके लिए जो खाना आया करता था, तो इसके लिए जो खाना लाता था, उसको उसके आने से या उसकी आहट से ही इसके मुंह से क्या थी, इसके मुंह से लार निकलने लगती थी। ठीक है, तो इसके मुंह से लार निकलती थी, तो इसको पता चल जाता था कि हाँ, आहट से कि हाँ मेरे लिए अब खाना आ रहा है। ठीक है, तो खाना आ रहा है। तो इस तरीके से इनकी थ्योरी थी ये, इसको हम और अच्छे से आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन में क्या होता है, पहले बिफोर कंडीशन, मतलब कि बिफोर कंडीशंस, अनुबंधन से पूर्व। क्या है, अनुबंधन से पूर्व। ठीक है, अनुबंधन से पहले की कंडीशन है। ठीक है, अभी अनुबंधन हुआ नहीं है। तो यहाँ पर ये खाना है, ये खाना इसका क्या है, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस है। अनकंडीशनिंग मतलब कि ये इसका प्राकृतिक प्राकृतिक आप कह सकते हैं, ये इसका प्राकृतिक उद्दीपन है।
प्राकृतिक उद्दीपक है और इसके प्रति फिर इसका लार का आना, ये क्या हो जाएगा, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स हो जाएगा। और ये क्या है, ये स्वाभाविक बात है या ये प्राकृतिक उद्दीपन होगा, क्योंकि खाने को देख के लार का आना या पानी का आना ये एक जो है स्वाभाविक जो है प्रक्रिया होगी। सही है, आगे चलेंगे। यहाँ पर अगली कंडीशन में क्या दिया है, अगली कंडीशन में दिया है इन्होंने यहाँ पर बैल बजाई है और फिर कुत्ता जो है नो रिस्पॉन्स, इसका कोई भी यहाँ पर इसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की थी। न्यूट्रल स्टिमुलस था यहाँ पे। ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस मतलब कि तटस्थ उद्दीपन था। क्या था, तटस्थ उद्दीपन था यहाँ पर इसका, कुत्ते का तटस्थ उद्दीपन। तटस्थ उद्दीपक था। ठीक है, यहाँ पर जो घंटी को बजाया गया था वो नेचुरल स्टिमुलस था और यहाँ पर कुत्ते का क्या था, नो रिस्पॉन्स था। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये न्यूट्रल स्टिमुलस था। आगे चलेंगे, अगली सिचुएशन में और देखेंगे क्या दिया है, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये आपकी बिफोर कंडीशनिंग है, मतलब कि जब अभी तक अनुबंधन जो है नहीं हुआ है, अनुबंधन से पहले की कंडीशन है ये। ठीक है, अनुबंधन से पहले की कंडीशन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे। अगली कंडीशन यहाँ पर दी है ड्यूरिंग कंडीशन, मतलब अनुबंधन के दौरान कंडीशन। क्या है, अनुबंधन के दौरान। ठीक है, यहाँ पर अब क्या किया गया है, यहाँ पर खाना भी दिया गया है प्लस इसमें बैल भी बजाई गई है। तो खाना के साथ में क्या है, बैल का बजाना है, तो क्या होगा, यहाँ पर अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स होगा। तो यहाँ पर क्या है, अब कुत्ते के मुंह से क्या है, लार आएगी। पहले वहाँ पर घंटी बजाई तो इसका नो रिस्पॉन्स था, लेकिन जब खाने के साथ में इसको घंटी बजाई गई है तो यहाँ पर क्या है, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स है इसका। सही है, तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अब कुत्ता क्या है, समझ गया है कि हाँ अगर बैल बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा। तो अगर बार बार बैल बजाई जाएगी उसको खाना दिया जाएगा, बार बार बैल बजेगी खाना दिया जाएगा। इससे ये सीख जाएगा कि अगर बैल बजेगी तो मुझे खाना मिलना ही मिलना है। और इसके अंदर जो है लार है वो भी इसके अंदर घंटी की आवाज़ सुनकर इसकी लार भी आने लगेगी और ज़रूर आएगी, चाहे उसको खाना दिया जाए या नहीं दिया जाए। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन है आफ्टर कंडीशनिंग। तो ये अनुबंधन के बाद की है, अनुबंधन के बाद की कंडीशन है। अनुबंधन के बाद की कंडीशन है ये। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर होगा जो बैल थी, बैल क्या हो जाएगी, कंडीशनिंग स्टिमुलस हो जाएगी। जो अनकंडीशनिंग स्टिमुलस था वो कंडीशनिंग स्टिमुलस में बदल जाएगी। तो ये किसमें बदलेगी, अनुबंधन उद्दीपन बन गई बैल। अब क्या बन गई, अनुबंधन उद्दीपन बन गई, जो केवल पहले खाना था लेकिन अब जो है बैल बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, इसका रिस्पॉन्स होगा कंडीशनिंग रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है कुत्ता क्या, अगर उसको खाना नहीं भी मिलेगा तो भी क्या है, उसके मुंह से लार आएगी। तो सलाइवा यहाँ पर आना स्वाभाविक हो जाएगा कि अगर आप केवल घंटी भी बजा रहे हैं, अगर उसको खाना नहीं भी दे रहे हैं तो भी उसके मुंह से क्या है, लार निकलेगी। तो इस तरीके से इन्होंने ये अपना एक्सपेरिमेंट किया था। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप इसको दोबारा से रिपीट करके देखना और आपको जो है इसको समझ में आएगा। लेकिन इसमें जो है आपको ये तीनों कंडीशन याद रखनी है। जो अनुबंधन से पूर्व की है, अनुबंधन के दौरान की कंडीशन है, और लास्ट कंडीशन क्या होती है, अनुबंधन के बाद की होती है। ठीक है, जिसमें जो नेचुरल स्टिमुलस था, जिसमें लास्ट वाली कंडीशन में क्या होता है, लास्ट वाली कंडीशन में होता है कि न्यूट्रल स्टिमुलस मतलब तटस्थ उद्दीपन। बैल क्या थी पहले, बैल थी पहले तटस्थ उद्दीपन थी। ठीक है, तटस्थ उद्दीपक थी। ठीक है, अब ये तटस्थ उद्दीपक यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये क्या हो गई है, अनुबंधित
उद्दीपक बन गई है। ठीक है, तो इसी को चेंज करना कि तटस्थ कैसे न्यूट्रल स्टिमुलस को कंडीशनिंग स्टिमुलस में बदलना, इनका यही थ्योरी के जो है मेन चीज़ है। ठीक है, तो इसको आप समझ जाएंगे तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। आगे चलेंगे, अब हम आगे देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे इसको एक बार और देख लीजिए कि नेचुरल, पहला यहाँ पे है न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, तटस्थ उद्दीपन होता है जो कि बैल होती है। ठीक है, क्या यहाँ पर बैल का या घंटी का बजना, ठीक है, घंटी का बजना क्या होगा, यहाँ पर कुत्ते का नो रिस्पॉन्स होगा, नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स, नो, ठीक है, कुत्ते का कोई भी यहाँ पर प्रतिक्रिया नहीं होगी। अगला यहाँ पे है अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो यहाँ पर क्या होगा, खाना होगा, फूड। ये आप देख रहे हैं मांस का टुकड़ा है, फूड होगा, यहाँ पर क्या होगा, फूड होगा। अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब कि अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक, इसे आप क्या लिखेंगे, अनुबंधित उद्दीपक कहेंगे इसे हिंदी में हम। आप इसको इंग्लिश में याद रखना क्योंकि हिंदी में इसके कई नाम हो सकते हैं। अनुबंधित उद्दीपक, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये आपका खाना है, अनुबंधित उद्दीपक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, नेक्स्ट कंडीशन में क्या था, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स था। तो अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स क्या हो गया, लार का आना, कुत्ते की लार का आना, ठीक है, लार का आना क्या हो जाएगा, अनुबंधित प्रतिक्रिया हो जाएगी, अनुबंधित प्रतिक्रिया यहाँ पर हो जाएगी। यही बाद में जो है बदल के क्या हो जाता है, यही बाद में बदल के CR हो जाएगा। CR का मतलब कंडीशनिंग रिस्पॉन्स हो जाएगा। ठीक है, अनुबंधन प्रतिक्रिया बन जाएगी। अब फोर्थ कंडीशन क्या थी इसमें, फोर्थ कंडीशन यहाँ पर थी कि कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। तो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स क्या है, बैल के बाद कि अब यहाँ पर जो है कुत्ते पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि अगर आप बैल बजा भी रहे हैं और नहीं भी बजा रहे हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर आप उसको खाना दे रहे हैं तो खाने से पहले अगर आप बैल बजा रहे हैं तो बैल घंटी जो है यहाँ पर बदल गई इसमें। ठीक है, अगर आप खाना नहीं भी देंगे, उसको नहीं भी देंगे तो भी क्या है, उसके मुंह से लार आ जाएगी घंटी को बजते ही, उसकी आवाज़ सुन के। ठीक है, अगला इसमें कंडीशन ये कि कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। तो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स लार का आना, क्या है, लार का आना। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे, आगे देखेंगे इसके बाद हम, यहाँ पर कुछ कंडीशंस और भी बताई गई हैं इन्होंने। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, धारण। ठीक है, धारण क्या है, धारण में जो है कुत्ते का क्या है, सीखना कि घंटी बजेगी और खाना आएगा, घंटी बजेगी और क्या, खाना आएगा, खाना आएगा। तो ये क्या है, कुत्ते ने ये चीज़ सीख ली। ठीक है, क्या कर लिया उसने, लर्न कर लिया, क्या कर ली, सीख ली।
सीख लिया उसने। सही। तो ये क्या हो गया, धारण हो गया। एक्यूजेशन हो गया। अगला है स्टिमुलस। सेकंड पॉइंट इसमें है उद्दीपन सामान्यीकरण। तो उद्दीपन सामान्यीकरण में क्या होगा, उसको क्या आ जाएगा, अंतर करना आ जाएगा। जैसे आपने बहुत सारी घंटियां बजा दी, ऑल बेल, मतलब सभी घंटियां एक साथ बज रही हैं, तो उसमें अंतर करना इसको आ जाएगा। इसमें क्या है, अंतर करने लगेगा कि उसकी घंटी कौन सी है, उसकी खाने के लिए कौन सी घंटी बज रही है, या वैसे अलग से घंटियां कौन सी बज रही हैं। तो इसमें उसको ये पहचानना आ जाएगा। ठीक है। अगला है स्टिमुलस। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, तो विभेदीकरण। तो विभेदीकरण में क्या है कि वह बैल को पहचान लेगा, अपनी बैल को पहचान लेगा। मान लीजिए आपने कई बार बैल बज रही है, तो उसको किस तरीके से आप पहचानेंगे। आप मान लीजिए स्कूल में ऐसे आपका कोई भी हिंदी का पीरियड लग रहा है तो आप हिंदी की किताब में लेके बैठ जाते हैं, मैथ का लग रहा है तो मैथ का, और अगर लंच का लग रहा है तो आप अपना लंच बॉक्स लेके बैठ जाते हैं। तो आपको पता है कि कौन सी बैल किस चीज़ के लिए जो है लग रही है या बजाई जा रही है। ठीक है। फोर्थ यहाँ पर है, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर होगी कि विलुप्तीकरण। विलुप्तीकरण क्या है, अगर बहुत टाइम तक कि बहुत समय तक अगर आपने घंटी नहीं बजाई, बहुत समय तक क्या है, घंटी का ना बजना। अगर बहुत समय तक घंटी नहीं बजेगी तो क्या है, वो भूल जाएगा, और जो है अगर आप घंटी बजा रहे हैं तो उसको याद नहीं रहेगा, और उसको जो है लार उसकी नहीं आएगी। ठीक है। उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, उसके मुंह से लार नहीं आएंगी। ठीक है। अगर बहुत समय बाद घंटी बज रही है। अब अगली कंडीशन क्या होगी, अगली कंडीशन यहाँ पर होगी, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी। फिर अचानक से अगर आप घंटी बजा रहे हैं तो उसके मुंह के लार आ जाएगी। अचानक से घंटी बजी, घंटी बजी और क्या हो जाएगी, लार आ जाएगी, लार आ गई। ठीक है। ये यहाँ पर लास्ट कंडीशन होगी। तो इस तरीके से आप इसको भी समझ गए होंगे कि किस तरह से स्टेप टू स्टेप जो है कुत्ता जो है हर चीज़ को सीख लेता है, और उसके बाद क्या है, उसकी अलग अलग तरीके से क्या होती हैं, अनुक्रियाएं होती हैं। ठीक है। तो यही है, यही इनकी जो है थ्योरी थी। इसी तरीके से इन्होंने वही चीज़ बताई कि कैसे न्यूट्रल मतलब तटस्थ उद्दीपन जो है अनुबंधित उद्दीपन में बदल जाता है। ठीक है। बैल जो पहले तटस्थ उद्दीपन थी, न्यूट्रल स्टिमुलस थी, वो जो है कंडीशनिंग स्टिमुलस में बदल जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। यहाँ पर स्लाइवर क्या होगा, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स होगा। रिस्पॉन्स हो रहा है तो वहाँ पर यहाँ पर कुत्ते की लार ही होगी। ठीक है। क्योंकि वो प्रतिक्रिया दे रही है किसी भी खाने को देख के या किसी भी चीज़ को देख के। ठीक है। जैसे कि हम खाने को देख के क्या है, प्रतिक्रिया देते हैं, हमारे मुँह में पानी वगैरह जो भी है आ जाता है। सही है। हमारे मुंह में पानी का आना क्या हो जाएगा, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स हो जाएगा। सही है। स्लाइवा का आना या पानी का आना। ठीक है। आप इस तरीके से समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे इस सिद्धांत से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं, उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उससे क्वेश्चन भी आपको बन जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं, कुछ नियम दिए हैं इस थ्योरी में, जिसे हम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो पहला नियम यहाँ पर दिया है समय का नियम। तो समय इनके इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने इसमें जो है 5 टर्म्स दिए हैं समय में। ठीक है। इनको हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो दोनों उद्दीपकों के बीच क्या होना चाहिए, कम समय होना चाहिए। सेकंड इसमें दिया है कि तीव्रता का नियम, कि भोजन से पहले घंटी जो बजी है उसमें क्या होनी चाहिए, तीव्रता होनी चाहिए। थर्ड यहाँ पर नियम है इनका कि व्यवधान का नियम, ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, व्यवधान का नियम। ठीक है। फोर्थ नियम यह है कि एक रूपता का नियम, क्या होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए।
फिफ्थ है अभ्यास का नियम। क्या होना चाहिए? अभ्यास का नियम होना चाहिए, क्योंकि अगर हम घंटी बजाना बंद कर देंगे तो जो है जो कुत्ता है वो भूल जाएगा, ठीक है, कि मुझे घंटी भी बज के खाना मिलता था। सही है। अब इनका जो इनके थ्योरी में समय जो महत्वपूर्ण है उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर समय इनकी थ्योरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं शास्त्रीय अनुबंधन निर्धारक, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर टाइम की सिचुएशंस हैं कि किस टाइम पे कौन सी कंडीशन होगी, ठीक है। तो इसको मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। पहला है डिले कंडीशन। डिले कंडीशन में क्या है? डिले कंडीशन में कि मतलब मान लीजिए आपने घंटी बजाई, ठीक है, घंटी बजाई, लेकिन क्या कुछ देर बाद में बजाई, ठीक है। पहले घंटी फिर क्या किया, कुछ देर का गैप कर दिया, फिर क्या दिया, उसको खाना दिया, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? डिले कंडीशन कहेंगे, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है ट्रेस कंडीशन, ठीक है। तो ट्रेस कंडीशन में क्या है? बैल बजी, ठीक है, बैल बजी, आप थोड़ी देर बैठ गए चेयर पे, कहाँ बैठ गए, फिर आपने उसको खाना दिया, ठीक है। तो घंटी बजी, घंटी बजाई आपने, फिर आपने क्या, थोड़ा आराम कर लिया, बैठ गए, बैठना हो गया आपका, ठीक है। फिर आपने क्या दिया, खाना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने कब घंटी बजाई, फिर आप बैठ गए हैं, कुत्ता भूल गया कि घंटी बजी नहीं बजी है, फिर आपने उसको खाना दिया, यहाँ पर उसकी जो है लार नहीं आएगी, ठीक है। थर्ड सिचुएशन होगी स्टिमुलस कंडीशन। तो स्टिमुलस कंडीशन में क्या होगा? स्टिमुलस कंडीशन में होगा कि आपने घंटी भी बजा दी और फिर आपने खाना भी दे दिया, ठीक है। ये ज़्यादा इफेक्टिव होगी, इससे जो है बहुत जल्दी प्रतिक्रिया भी करेगा, ठीक है, तुरंत प्रतिक्रिया करेगा। फोर्थ होगी इसमें बैकवर्ड कंडीशन। तो बैकवर्ड कंडीशन में क्या होगी, पहले आप फूड देंगे, बाद में आप घंटी बजाएंगे, तो ये तो उल्टा ही हो गया। अब जब आपने खाना दे ही दिया है तो घंटी बजाने का कोई मतलब ही नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम बैकवर्ड कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप टू स्टेप इनकी थ्योरी की जो कंडीशंस हैं, अगर हम इनसे इस तरीके से अगर हम जो कुत्ता है उसको खाना देते हैं तो वो प्रतिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है। जो उसकी लार आ रही है वो लार नहीं आएगी, सही है। आगे देखेंगे इसको ही थोड़ा सा और आप अच्छे से देख लीजिए ज़रा यहाँ पर। जैसे समय समय इसमें क्या है, समय मायने रखता है, ठीक है। तो डिले कंडीशन में क्या होगा, सी एस दिखाएंगे। सी एस क्या है, खाना है, जब तक सी एस है यू एस सी दिखाएंगे, ठीक है। जब तक जो है खाना है, कंडीशनिंग स्टिमुलस है, तब तक यू एस सी दिखाएंगे, ठीक है। थर्ड इसमें है वही चीज़ है, उसको जो है हिंदी में दिया है, ऊपर इंग्लिश में दिया है, इसको आप इंग्लिश में याद करें, हिंदी में देख रहे हैं आप कितना कंफ्यूज, इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, ठीक है। थर्ड इसमें है ट्रेड कंडीशन। इसमें जो आपने खाना दिया, फिर आपने क्या ले लिया, ब्रेक ले लिया, फिर आपने क्या बचाई। सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में है आपने जो है बेल बजाई, फिर आपने ब्रेक ले दिया, फिर आपने खाना दे दिया, ठीक है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि एक साथ कंडीशन, साथ साथ कंडीशन मतलब कि आपने बेल बजाई और फिर आपने खाना दे दिया, ठीक है। बैकवर्ड कंडीशन में क्या है, बैकवर्ड कंडीशन में है कि पहले आपने क्या किया, पहले आपने खाना पेश कर दिया और बाद में बैल बजाई। तो बैल यहाँ पे क्या है, सी एस है, सी एस है, मतलब आपको पता है सी एस, मैं आपको बता चुकी हूँ सी एस का मतलब क्या है, ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था सी एस, ठीक है। कंडीशनिंग स्टिमुलस है। इस तरीके से इनकी इस थ्योरी की जो है कंडीशंस हैं। अब हम आगे चलेंगे, इनसे रिलेटिव हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस।
तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन दिया है कि गेस्टाल्ट अधिगम किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? प्रत्याशा के द्वारा, प्रत्यक्षात्मक चिंतन के द्वारा, अनुकरण के द्वारा या ज्ञात या अंतर्ज्ञान के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? अंतर्ज्ञान के द्वारा होता है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है कि अधिगम के सामाजिक निर्मितवादी, ठीक है, निर्मितवादी उपागम की विशेषता है। अधिगम के लिए बालक के संज्ञान पर बल देना, अधिगम के लिए सूचना प्रक्रम पर बल देना, अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना या अधिगम के लिए अनुभवों पर बल देना। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा होगा अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना। ठीक है, सी वाला। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन दिया है कि ए नैसर्गिक उत्तेजक यदि एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है तो कहलाता है। तो क्या कहलाता है वह क्या कहलाता है? अप्रतिबंध उत्तेजक कहलाता है। क्या कहलाता है? अप्रतिबंध उत्तेजक कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको आप याद रखना, इस थ्योरी को भी और इनसे रिलेटिव क्वेश्चंस को भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से ठीक पहले उसके ललाट पर थपकियाँ देती है। जल्द ही वह देखती है कि हर बार जब भी बच्चे के ललाट पर थपकियाँ देती है वह सक्रिय होकर चूसने संबंधित गतिविधियां प्रदर्शित करने लगता है। बच्चे का यह व्यवहार सर्वोत्तम व्याख्या करता है। तो किसकी व्याख्या करता है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है हमारा? तो राइट आंसर यहाँ पर है बी वाला। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन की। ठीक है, जैसे कि हम उसमें देख रहे थे टाइमिंग की कितनी वो है कि अगर हम जो है कुत्ते को खाना दे रहे हैं, अगर हम भूल जाएंगे तो क्या है, वो भी भूल जाएगा और उस पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर जो है बच्चा कर रहा है, अगर उसकी माँ उसको थपकी नहीं देती है तो वो दूध को पीना भूल जाता है। सही है, आगे चलेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है। तो कौन सा संबंधित नहीं है? यहाँ पर विलोपन भी संबंधित है, विलोपन भी संबंधित है जो हमने पढ़ा है, स्वयं पुनः प्राप्ति भी है और उद्दीपक विभेदन भी है। लेकिन यहाँ पर जो है शॉपिंग ये वाला नहीं है, सी वाला नहीं है। ठीक है, सिक्स नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिक्स नंबर क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। तो यहाँ पर बताना है आपको शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण कौन सा है। कुत्ता विद्युत शॉक की मजबूती को सीख लेता है। ठीक है, चूहा भोजन प्राप्त हेतु लीवर को दबाना सीख जाता है। कुत्ता घंटी बजाने पर लार टपकाना सीख लेता है। कबूतर भोजन प्राप्त हेतु कुंजी में से झांकना सीख लेता है। तो राइट आंसर क्या है? सी वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने कुत्ते का और घंटी से रिलेटेड थ्योरी को पढ़ा है। सही है, आगे चलेंगे सेवेंथ नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है पुनर्वलन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का भाग है। तो पुनर्वलन किस प्रक्रिया का भाग है? तो जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है? यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है हमारा बी वाला। ठीक है, पुनर्वलन अधिगम का भाग है। ठीक है, पुनर्वलन अधिगम का भाग है, यहाँ पर ये आपका बी आएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम। 8 नंबर क्वेश्चन है, आज हम इस क्लास में 8 ही क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, अगर आपने क्लास अच्छे से देखी होगी तो आपको पता होगा इस थ्योरी को और हम किस किस नाम से जानते हैं। तो अनुकूलन अनुबंधन सिद्धांत, एसार सिद्धांत, परिमाणात्मक सिद्धांत और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो एस
आपको बताना है एक एस का मतलब क्या है, दूसरे एस का मतलब क्या है। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर देखा था। अगर आपने अच्छे से क्लास देखी है तो आपको पता होगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें मुझे कि इसका एस और एस का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसे हम एस थ्योरी कहते हैं, इसलिए एस और एस का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्लास कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी, हर चीज़ को जो है सही से बता पाई होंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एक और नई थ्योरी हम करेंगे। और हमारे टारगेट एग्जाम मॉनली पर ऐसे ही बने रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारी क्लास में टाइम से आ सकें। ओके, धन्यवाद, कीप वॉचिंग।